हम लोगों ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। दोनों बैचेस में रिवीजन में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चल रहा है और उसी के क्वेश्चंस अभी हम लोगों को रिवाइज करने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिवाइज करने के बाद हल्का सा पैटर्न हम अपना चेंज कर देंगे। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ बेटा, कहां जा रहे हो? तुम्हारी जात वाले यहां बैठे हुए हैं, तुम्हें दिख रही थी गर्ल्स यहां बैठी हैं? चलिए बात सुनिए, इस चैप्टर के रिवीजन के बाद में 2-3 दिन की क्लास हो गई ना आपकी रिवीजन की। अब इस 3 दिन की क्लास में हमने ये रियलाइज किया है कि हल्का सा पैटर्न हमें चेंज करना है, क्योंकि अगर इतना समय हम लगाएंगे ना एक चैप्टर पे, तो जो भी हमारे पास में 20-22 दिन बच रहे हैं, इन 20-22 दिनों में रिवीजन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं आपका सैंपल पेपर ये अरिहंत वाला कल देख रहा था, काफ़ी अच्छा सिस्टम इसके अंदर दे रखा है इन्होंने सबसे पहले दे रखा है साहब, भाई मैंने तुम्हें क्या कहा, अभी मेरी आवाज आनी चाहिए सिर्फ क्लास से, खामा यहाँ मारधाड़ हो जाएगी, कोई फायदा थोड़ी है उस बात से, है कोई फायदा है उस बात से? कोई फायदा नहीं है उस बात से, शांति से बैठे रहो बिल्कुल। देखो इन्होंने क्या किया हुआ है कि हर चैप्टर के पहले 15 सवाल डाले हुए हैं इन्होंने, तो इन 15 सवालों की स्टडी के दौरान हमने ये रिजल्ट निकाला कि यार काफी सही सवाल हैं ये 15, हर चैप्टर के 15 सवाल डाल रखे हैं। और जैसे आपके 5 या 6 चैप्टर हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, 15-15 करके उनके डाल रखे हैं, फिर एक सीबीएसई का सैंपल पेपर दे रखा है जो सीबीएसई ने इशू किया है, उसके बाद इन्होंने 15 मॉक टेस्ट दे रखे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग 600 क्वेश्चन के आसपास बैठ रहे हैं, 600 क्वेश्चंस के आसपास बैठ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगा कि ये 600 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो मैंने एक काम करा दिया, जो बच्चे पीछे का पढ़ना चाह रहे थे, रिवीजन पढ़ना चाह रहे थे, मैंने एप्लीकेशन पर उन लोगों के लिए एक अलग से ग्रुप बनवा दिया, सभी लोगों के लिए। अगर किसी बच्चे को पीछे का टॉपिक पढ़ना है कि भाई मैं पीछे का भूल गया, मैं पढ़ना चाहता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना चाहता हूँ, तो मैंने हर एक स्टूडेंट के लिए वहां एक ग्रुप बनवा दिया। आप जीवन में कभी समय पर मत आना, ठीक है? तुझे ही कह रहा हूं मैं, बैठ जा, बैठ भाई तू भी जल्दी से। तो जिन बच्चों को थियोरी पढ़नी है ना बच्चों, वो लाइफाई लर्निंग पर जाएंगे, अलग से ग्रुप बना दिया गया है, क्लास 12th फिजिक्स रिवीजन के नाम से। मैं आपको उसका बैच कोड बता देता हूं, बैच कोड क्या है। जैसे ही बैच कोड आप डालेंगे ऑटोमेटिकली आपकी उसकी एंट्री हो जाएगी। वहां पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपकी मौजूद है, पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, पूरा मैग्नेट मौजूद है, ईएमआई मौजूद है, एसी मौजूद है। तो पीछे का टॉपिक जिसे पढ़ना है वो वहां से पढ़कर अपना रिवाइज कर सकता है। समझ आ रही बात? अभी हम क्लास में क्या करेंगे, मैंने ये देखा कि यार क्लास में अगर ये सैंपल पेपर हम पूरा सॉल्व कर लेना अच्छे तरीके से, तो बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच जाएंगे आप लोग, मतलब ठीक ठाक लेवल आप लोगों का हो जाएगा। अब अगर मैं पहले रिवीजन कराऊं, अब अगर मैं पहले थियोरी का रिवीजन कराऊं उसके बाद में क्वेश्चंस कराऊं, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। जितना समय हमारे पास में बचा हुआ है उतने समय में काम नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए एक काम आपको दे रहे हैं कि आप लोग उस ग्रुप में पहुंचे, वहां पर थियोरी पढ़ें वहां पर, और वहां थियोरी पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस हम क्लास में आप लोगों को सॉल्व कराएंगे आपके बैच टाइम पर, जो बैच टाइम आप लोगों का चल रहा है, ठीक है। तो मैं बैच कोड बता देता हूं आप लोगों को कि बैच कोड क्या है आपका। आप सभी लोग बैच कोड लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। ओए लाइफाई लर्निंग आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। जैसे आप डाउनलोड करेंगे और उसके अंदर लॉगिन करेंगे,
तो होम के जस्ट बगल में यहां लिखा हुआ आएगा बैचेस। जैसे ही बैचेस पर आप क्लिक करेंगे तो बैचेस पर क्लिक करने के बाद में यहां एक प्लस का साइन बना हुआ आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो प्लस साइन पर क्लिक करने के बाद में आपसे बैच कोड मांगेगा कि बैच कोड बताइए क्या है। तो बैच कोड आपको ये डालना है, स्मॉल सी 1 स्मॉल r 4 स्मॉल x 3 स्मॉल g i। जितने भी अल्फाबेट है वो सब स्मॉल है, ठीक है। स्मॉल सी 1 स्मॉल r 4 x स्मॉल x है 3 स्मॉल g i, ये आपका बैच कोड है। आप बैच कोड डालेंगे तो जितने भी वीडियोस हमने फर्स्ट बुक में पढ़ाई है ना, जितनी भी वीडियोस मैंने पढ़ाई हैं उन सब का एक्सेस आप लोगों को मिल जाएगा, सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा। समझ आ रही बात? लेकिन ये एक्सेस उसी कंडीशन में जारी रहेगा जब आप ऑफलाइन क्लास में आते रहेंगे, यानी क्वेश्चंस वाली क्लास में आते रहेंगे। अगर क्वेश्चन वाली क्लास से गुटली मारोगे ना तो मैं तुम्हारी इससे गुटली मरवा दूंगा, ठीक है नहीं, क्योंकि मेरे पास में इसका कंट्रोल रहेगा, मैं तुरंत वहां से आपको हटा दूंगा, ठीक है। ये तभी आपका सही काम करेगा अगर आप क्वेश्चंस वाली क्लास में आते रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सॉल्व तो आपको क्वेश्चंस ही करने हैं, थियरी नहीं करनी है। तो अगर किसी को कोई कंसेप्ट अपना वीक लगता है कि भाई मेरा ये कंसेप्ट वीक है, आप यहां जाकर अपने कंसेप्ट्स को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, हमें क्वेश्चंस के ऊपर एक्स्ट्रा फोकस डालना है भाई। और हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है कि जितने क्वेश्चन अब आपको 20-25 दिन के अंदर कराए जाए, उन्हें कम से कम उन क्वेश्चंस को तो याद रख ही लेना यार, उन क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से याद रखना। इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, या इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है हमारे पास में। समझ आ रही बात? इस पूरे सैंपल पेपर को सॉल्व करने के बाद में कम से कम 40-50% क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिल जाएंगे, देखते ही टिक कर दोगे आप लोग, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपको कंसेप्ट जैसे मिलेंगे जिसमें आप कैलकुलेशन करके आंसर बना दोगे, ठीक है नहीं। चलिए काम स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो ईएमआई के ऊपर बेस्ड है बच्चों। जब ईएमआई का रिवीजन मैंने आपको करा दिया है ना, तो ईएमआई का काम तो हम ऐसे ही करेंगे। ईएमआई के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं, उसके बाद ईएमआई के बाद हम लोग फिर स्टार्टिंग से पूरा सॉल्व कर देंगे सैंपल पेपर, बिल्कुल स्टार्टिंग से उठा लेंगे सैंपल पेपर को। पहले क्वालिफायर्स करेंगे सारे के सारे चैप्टर वाइज, जो 15-15 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, फिर मॉक टेस्ट पेपर को हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो भैया हम लोग सॉल्व कर रहे थे ये सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है ना, ये हम लोग सॉल्व कर रहे थे। और इसके अंदर मैंने सॉल्व कराए थे साहब 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे आई थिंक। एक क्वेश्चन तो हमने ये सॉल्व किया था, सवाल नंबर 20। पहले ये बताओ पीछे तक दिख रहा है सभी लोगों को? सवाल नंबर 20 यह है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल एंड पोजीशन ऑफ कॉइल। कॉइल को कैसे रखा गया है, कॉइल की पोजीशंस क्या है, एक दूसरे के रिलेटिवली कॉइल को कैसे रखा गया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बी ऑप्शन हमारा यहां करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास में है ये, इसमें हमने आपसे कहा था कि साहब ऐसा है कि ईएमएफ तब बनता है जब कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री लेती है या बाहर निकलती है। अगर वो अंदर ही अंदर मोशन करेगी ना मैग्नेटिक फील्ड के, तो उसके अंदर कोई ईएमएफ नहीं बनेगा। तो इस डायग्राम को देखकर तो यही लग रहा है कि ना तो कोई कॉइल एंट्री ले रही है, ना कोई कॉइल बाहर निकल रही है, अंदर ही अंदर मोशन कर रही है। अगर कॉइल अंदर ही अंदर मोशन करेगी तो ये बात तय है कि इस कॉइल के अंदर कोई भी ईएमएफ जनरेट होने वाला नहीं है। तो हम कहेंगे साहब ऐसा है कि इस कॉइल के अंदर 0 ईएमएफ बनेगा। कितना ईएमएफ बनेगा? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 0। इसके बाद बेटा हमारे पास में नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है, बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट प्रॉब्लम है। सवाल देखो क्या है, फ्लक्स आपको दे रखा है, फ्लक्स की वैल्यू है हमारे पास में phi इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 16। ये हमारे पास में फ्लक्स की वैल्यू है, ठीक है। हमें बताना है कि 4 सेकंड पर ईएमएफ कितना होगा, 4 सेकंड पर ईएमएफ कितना होने वाला है। तो फैराडे का जो सबसे जर्नल लॉ है, सबसे बेसिक लॉ है, जिसमें हम ये बताते हैं कि कितना वोल्टेज बनता है। इतना मैं आपको क्लियर करा दूं, जब ईएमएफ की बात आती है तो फॉर्मूले में माइनस आता है, और जब वोल्टेज की बात आती है तो फॉर्मूले में प्लस आता है। क्लियर है ना सभी लोगों को? तो हमारे पास में फॉर्मूला होगा ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। यानी हमें फ्लक्स का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में करना है, और फ्लक्स का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में करने के बाद
जहां जहां टाइम आएगा वहां वहां 4 पुट कर देना है। चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन। माइनस तो है बेटा हमारे पास में बाहर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे ये आएगा 2t, कितना आएगा 2t की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 10t। डन। ओके, इस t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, यहां बचेगा 3। डन। 16 तो एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये निकल गई ईएमएफ की वैल्यू। ये फैराडे का लॉ है हमारे पास में। हमने इसके हिसाब से जब फ्लक्स का डिफरेंशिएशन किया, पीछे वालों को समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज सुनाई दे रही है? सही से दिखाई दे रहा है? टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 2t इंटू 5, ये हो गया हमारे पास में 10t। टी का डिफरेंशिएशन 1, यहां हो गया 3। 16 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, ये हमारे पास में ईएमएफ की वैल्यू हो गई। तो हम एक काम करेंगे, अब जहां टाइम दे रखा है हमें 4, यहां उठाकर 4 रखेंगे, 10 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 40 हो जाएगा, और 40 में 3 ऐड करेंगे 43 हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज -43, माइनस। तो हमारे पास में इतना वोल्टेज बनेगा माइनस के 43 वोल्ट। अब बता दीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। समझ आ रही है बात? ये वो क्वेश्चन है जो सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में दे रखे हैं, और मैं कल भी आपसे कह रहा था कि जो बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा ना, वो इस सैंपल पेपर से उसका लेवल कम से कम 30% कम होगा, कम से कम 30% कम होगा। अगर इन क्वेश्चंस को आप बना पा रहे हैं, आपने पढ़ रखे हैं पहले से इन क्वेश्चंस को, तो फिर आपको समस्या नहीं होगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास में। जो सवाल मुश्किल सा लगे ना वो नोट कर लेना अपनी कॉपी के अंदर, अगर कोई सवाल में आपको समस्या लगेगी। देखो बेटा ये दे रखा है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 41। बेटा दिख रहा है सभी लोगों को प्रॉब्लम नंबर 41? देखिए प्रॉब्लम नंबर 41 क्या है? एन एयर कोर सोलेनॉइड। पहली बात तो ये कि इस चैप्टर में सोलेनॉइड का कोई नाम नहीं होता। ईएमआई के चैप्टर में सोलेनॉइड नाम की कोई चीज नहीं होती, इंडक्टर होता है। क्या होता है? तो पहली बात तो ये करेक्ट कर देते हैं कि साहब सोलेनॉइड भले ही उसने क्या रखा हो, लेकिन ये इंडक्टर है, और इंडक्टर का इंडक्टेंस क्या होता है? एल, और उस एल को निकालने का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया अपॉन लेंथ। बेटा ये याद रखना पड़ेगा। कोई भी इंडक्टर है, पहली बात तो है कि अगर सवाल की लैंग्वेज में सोलेनॉइड आया ना, आप झट से समझ गए कि साहब सोलेनॉइड का ही दूसरा नाम इंडक्टर है, और उसका इंडक्टेंस निकालने का तरीका है ये। म्यू नॉट से आप वाकिफ है, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न 800 हो गए, नंबर ऑफ टर्न 800। अरे बोलो। एरिया हो गया 25 इंटू 10 की पावर -4, क्योंकि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 25 इंटू 10 की पावर -4। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, करंट हो गई 2.5। हालांकि करंट की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, लेंथ की जरूरत पड़ेगी। म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, एन की वैल्यू है 800, एरिया आपके पास में इतना हो गया, और लेंथ आपके पास में हो गई 30 सेंटीमीटर। सबकी वैल्यूज को यहां पुट करोगे, कैलकुलेट करोगे, यहां से एल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एल हमें चाहिए था, एल हमने निकाल दिया है। मेन काम यहां एल ही निकालने का था और कुछ नहीं था। ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा कि भाई इतनी करंट पास हो रही है 2.5 एम्पियर, एकदम से आपने स्विच को ऑफ कर दिया। अब बताओ, पहले तो 2.5 पास हो रही थी, आपने स्विच को ऑफ कर दिया, तो स्विच ऑफ करने का मतलब है कि करंट एकदम से 2.5 से 0 पर आ गई। कितने पर आ गई? तो करंट का चेंज कितना हुआ? करंट में चेंज हुआ 2.5 एम्पियर। समझ में आया नहीं आया? 2.5 एम्पियर की करंट पास हो रही थी, झट से आपने स्विच को ऑफ कर दिया, तो स्विच ऑफ करने का मतलब है कि करंट 2.5 से घटकर एकदम से 0 हो गई, तो करंट में चेंज आ गया 2.5 माइनस के 0 यानी 2.5 एम्पियर। अच्छा, कितने टाइम में हुआ ये कांड? टाइम कितना टाइम है भाई? 10 की पावर -3। अरे समझ आया? करंट में चेंज आया 2.5, और ये पूरा जो काम हुआ है ये इतने टाइम में हुआ है, 10 की पावर -3 सेकंड में। अब देखो आप, डी भी हमारे पास में है, dt भी हमारे पास में है या नहीं है? और L की वैल्यू हमारे पास में ये है। म्यू नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 लिख सकते हैं। N को हम 800 लिख सकते हैं। एरिया हमारे पास में ये हो गया 25 इंटू 10 की पावर -4, 25 इंटू 10 की पावर माइनस, अरे समझ आया? और लेंथ हो गई हमारे पास में 30 इंटू 10 की पावर -2।
बेटा ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, ये भी है, ये भी है, चारों वैल्यूज मेरे पास में पहले से मौजूद हैं। मौजूद है या नहीं है? अब हम चारों वैल्यूज को यहां रखेंगे, एल निकालेंगे, डी आई मिल गया, डी टी मिल गया। ईएमएफ निकालने का जो फॉर्मूला है वो है ये माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ये हमारे पास में ईएमएफ निकालने का तरीका है। ईएमएफ ही पूछ रखा है उसने, एवरेज बैक ईएमएफ पूछ रखा है ना। अगर वो वोल्टेज कहता तो V इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। समझ में आ रही है बात? L यहां से निकल जाएगा, डी की वैल्यू 2.5 है, dt की वैल्यू 10 की पावर -3 है। अब बताओ तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? क्या समझ में आया इस क्वेश्चन से? आप मेरे हिसाब से फॉर्मूला तो सबको पता होगा। इस सवाल में जो सबसे मेन काम है वो सोलेनॉइड को इंडक्टर कहना है। सोलेनॉइड को क्या कहना है? और उसके लिए जो इंडक्टेंस की वैल्यू होती है वो ये है आपके सामने। इसका फॉर्मूला ड्राइव करना तो आई थिंक सभी से आता होगा, लेकिन थोड़ी जगह आपको फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा कि भाई सोलेनॉइड का इंडक्टेंस इतना होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया अपॉन लेंथ। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। बोलो इस क्वेश्चन को चाहे सिर्फ एल की वैल्यू लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, लेकिन लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आप लोगों से। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 43। सवाल की फिजिक्स में सिर्फ लैंग्वेज परेशान करती है, कंसेप्ट परेशान नहीं करता कभी भी। कंसेप्ट फॉर्मूला रटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, फॉर्मूला सबको याद होता है, ठीक है नहीं। सिर्फ लैंग्वेज को पढ़कर सही फॉर्मूले को ध्यान में लेकर आना और वो अप्लाई करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। अब जैसे ये सवाल दे रखा है, जब आप सवाल को पढ़ो ना तो ऑटोमेटिकली उसकी एक डायग्राम, उसकी एक इमेज तुम्हारे पास में बन जानी चाहिए। प्रॉब्लम यह है साहब कि एक सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस इतनी है, लाइज पैरेलल टू द मच बिगर सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। द सेंटर ऑफ द स्मॉलर लूप इज ऑन द एक्सिस ऑफ द बिगर लूप। द डिस्टेंस बिटवीन देम their center is 15 centimeter. If a current of 2 ampere flow through the small loop, then the flux linked with the bigger loop is। अब सवाल देखो क्या है। ये एक तो है छोटा लूप हमारे पास में बेटा, ठीक है, समझे, और एक है हमारे पास में बड़ा लूप, ये रहा। एक छोटा लूप है, एक बड़ा लूप है। इस छोटे लूप की जो रेडियस है वो है 0.3 सेंटीमीटर, मैंने इसे कह दिया स्मॉल आर। और इस बड़े लूप की जो रेडियस है हमारे पास में, बड़े लूप की रेडियस है कैपिटल आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और दोनों के बीच का जो गैप हमें दे रखा है, ये जो दोनों के बीच का गैप दे रखा है ये है 15 सेंटीमीटर। अरे कितना है? ये दोनों के बीच का गैप है 15 सेंटीमीटर। छोटे लूप में 2 एम्पियर की करंट पास हो रही है, तो बताओ बड़े लूप से कितना फ्लक्स पास होगा। अब अगर इतना डायग्राम आप पहले से बना लेते अपने आप से तो काम बन गया था, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं थी। यही डायग्राम बनाना मुश्किल है, ठीक है नहीं। आपको कह रखा है कि एक छोटा लूप है आपके पास में ऐसे, एक बड़ा लूप है ऐसे, ये छोटा लूप है, ये बड़ा लूप है। दोनों लूप एक दूसरे के पैरेलल हैं। कैसे हैं? और इनके बीच के गैप है 15 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ यार, जब 2 एम्पियर की करंट यहां पास हो रही है तो थोड़ी सी बौछार यहां भी तो देखने को मिलेगी। अगर 2 एम्पियर की करंट यहां पास होगी तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड का कुछ हिस्सा यहां से भी पास होगा या नहीं होगा? बोलो बेटा। आपको सिर्फ फ्लक्स बताना है यहां से कितना पास हो रहा है। एक बात बताओ ध्यान से बिल्कुल, मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है? छोटी कॉइल। अरे बोलो। और फ्लक्स किसका बताना है? बड़ी कॉइल का। तो भाई फ्लक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास में BA। क्या होता है? समझ में आया? अरे बोलो। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है? छोटी कॉइल नहीं बना रही है? अबे जिसमें करंट पास हो रही है वही तो बना रही होगी। तो हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा स्मॉलर कॉइल की वजह से, BS बनेगा। और एरिया किसका होगा? एरिया होगा लार्जर कॉइल का, नहीं होगा? बस ये हो गया काम हमारे पास में, ये फ्लक्स निकल गया। मैग्नेटिक फील्ड आपको लेना है स्मॉलर कॉइल का और एरिया आपको लेना है लार्जर कॉइल का। अब सवाल उठता है कि साहब बताइए कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा स्मॉलर कॉइल का?
यानी ये जो छोटे वाली कॉइल है ये यहां पर, यहां सुनो भाई ध्यान से, अबे बातें कम करो भाई, ये जो छोटे वाली कॉइल है ये यहां इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बना रही होगी आपको ये बताना है। दिख रही है आपको छोटे वाली कॉइल? अब 2 सेकंड के लिए आपको मैग्नेट वाले चैप्टर में जाना पड़ेगा और वहां मैंने आपको किसी कॉइल के सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड बताया था μ0I/2r, लेकिन यहां मैग्नेटिक फील्ड अपने सेंटर पर नहीं निकालना, दूसरे के सेंटर पे निकालना है। तो एक्सियल पॉइंट पड़ेगा, याद है? क्या याद है बताओ, किसको किसको याद है फॉर्मूला? 2-4 बच्चों को याद होगा फॉर्मूला, बाकी तो ऐसे ही बैठे हैं निठल्ले यहां, यस सर कर रहे हैं। μ0/2πI/r², बात कम बनाओ जरा, r² प्लस x² की होल पावर, इतना होगा मैग्नेटिक फील्ड। μ0/4π 2πI/r² प्लस x² की होल पावर, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया स्मॉलर कॉइल का। अब देखो यहां कौन सी चीज क्या है, μ0/4π 10⁻⁻7, I छोटी कॉइल के अंदर से पास होने वाली करंट, R ये रेडियस 0.3, समझ में आ रही बात? x का मतलब है यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी बाकी हैं, तो इसीलिए ध्यान दीजिए अच्छे तरीके से। x की वैल्यू है यहां से लेकर यहां तक, हो गया मैग्नेटिक फील्ड पहली कॉइल का। अच्छा अब बड़ी कॉइल पर आ जाते हैं साहब, बताइए बड़ी कॉइल का एरिया ऑफ लार्जर कॉइल कितना होगा? एरिया ऑफ लार्जर कॉइल πr², 20 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, होगा या नहीं होगा? पाई तो सिंपल वैल्यू हो गई, रेडियस 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, 20 × 10⁻⁻, और होल स्क्वायर कर दिया, ये निकल गया एरिया ऑफ लार्जर कॉइल, एरिया ऑफ, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्मॉलर कॉइल। और दोनों को उठाकर यहां रखोगे तो फ्लक्स निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन भी मुझसे ही कराओगे क्या? इरादे तो तुम्हारे ऐसे ही लग रहे हैं जैसे मुझसे कराओगे। क्यों भाई, समझ में आया? बोलो कैसे रखी हैं 2 कॉइल? सवाल की लैंग्वेज पढ़ के क्या पता चला आपको? एक छोटी कॉइल एक बड़ी कॉइल पैरेलल रखी हैं। जब इसमें करंट बनेगी तो इसका मैग्नेटिक फील्ड की पहुंच यहां तक होगी, यानी इसके अंदर से लाइनें पास होगी। जब इसमें करंट पास होगी ना तो इसकी लाइनें ऐसे यहां से पास होंगी, इसकी लाइनें ऐसे, बोलो होंगी या नहीं होंगी? तो इसकी करंट की वजह से यहां से जो लाइनें पास होंगी उसे हम कहेंगे फ्लक्स पास थ्रू द बिगर कॉइल। बड़ी कॉइल से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो वो से निकालने का तरीका है ये B × A। मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से है और एरिया इसका है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर बन जाएगा। बोलिए कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? बोलो भाई, वेरी नाइस। तुझे आया समझ में? प्रॉब्लम नंबर 44, देख लो कितने सवाल आ रखे हैं, शायद चौथा या पांचवा या छठा सवाल कर रहे हैं हम इसी पेपर का ये। ठीक है, इफ बोथ द नंबर ऑफ टर्न एंड कोर लेंथ ऑफ एन इंडक्टर इज डबल, नंबर ऑफ टर्न को भी हमने बढ़ा दिया और लंबाई को भी हमने बढ़ा दिया। ठीक है, अच्छा कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, सेल्फ इंडक्टेंस बताना है कितना होगा। पहले बात किसकी हो रही है ये बताओ साहब, किसकी बात हो रही है? इंडक्टर का दूसरा नाम सोलेनॉइड, क्या है? अब सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू मैंने अभी बताई थी आपको, बताई थी या नहीं बताई थी? समझ में आया? अब देखो उसने किसके साथ छेड़छाड़ की है, जरा देखो। μ0 को ऐसा ही रखा, नंबर ऑफ टर्न को n से क्या कर दिया? 2n, दोगुना कर दिया। समझ में आया? एरिया के साथ छेड़छाड़ नहीं की, लंबाई भी दोगुना कर दी, ये हो गई 12, हो गई 12, 2 का स्क्वायर करोगे और उस 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। यानी सेल्फ इंडक्टेंस जो हमने ये चेंज किए हैं, इन चेंज को करने के बाद में सेल्फ इंडक्टेंस डबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? है डबल का ऑप्शन, ये रहा बी ऑप्शन। सो बी ऑप्शन हमारे पास में यहां हो जाएगा बच्चों करेक्ट, बी ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट होगा। बोलो समझ आया नहीं आया? अब तुम्हें क्या शिक्षा मिली? तुम्हें यह शिक्षा मिली कि साहब ये जो फॉर्मूला है ना,
ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इंडक्टर हो या सोलेनॉइड हो, उनके लिए इंडक्टेंस निकालने का तरीका ये है, म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया अपॉन लेंथ। अगर इंडक्टर के अंदर एक आयरन की रॉड को इंसर्ट करा दिया जाएगा तब यही फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, एल डैश इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया अपॉन लेंथ। याद रखिएगा, अगर आयरन की रॉड को इंसर्ट करा दोगे तो एल की वैल्यू बढ़कर इतनी हो जाएगी। बोलो समझ आया नहीं आया? अरे बोलो। डन। तो पहला पेपर जो सीबीएसई ने इशू कर रखा है वो आपका खत्म हो गया, और आप खुद बताइए कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सवाल पढ़ लिया ना आपने ऐसा कंसेप्ट? अरे बोलो भाई। अब हम उन पेपर्स पर आते हैं जो हमारे पास में 15 सैंपल पेपर हैं, ठीक है? 15 सैंपल पेपर हैं जो हमारे पास में। बातें नहीं करो भाई। सैंपल पेपर नंबर 1, फर्स्ट सैंपल पेपर जो अरिहंत ने बना रखा है, ठीक है? ये बिल्कुल इसी पैटर्न पे बना रखा है जो सीबीएसई ने इशू किया है, इसी के बेस्ड है। तो इंडक्टर के सवाल देखते हैं भाई। इंडक्टर इंडक्टर इंडक्टर, लो भैया ये रहा पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20। सवाल नंबर 20, द करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग। करंट की वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। इंडक्टर का इंडक्टेंस है L, ठीक है? तो हमें U यानी एनर्जी और I यानी करंट, इनके बीच में ग्राफ बताना है, क्या होगा? तो किसी बच्चे को याद है कि इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है फॉर्मूला होता है हाफ Li स्क्वायर। अरे होता है? तो बताओ U में और I में कैसा संबंध है? U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। अरे है? यानी करंट को अगर आप 2 गुना करोगे ना तो एनर्जी 4 गुना हो जाएगी, करंट को 4 गुना करोगे एनर्जी 16 गुना हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? यानी करंट को अगर हल्का सा बढ़ाओगे तो एनर्जी तेजी के साथ बढ़ेगी। इन ग्राफ में ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें एनर्जी तेजी के साथ बढ़ रही हो? सी है या नहीं है? तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। लगता है कि समझ में नहीं आया। इंडक्टर का काम है एनर्जी को स्टोर करना, और वो एनर्जी स्टोर होती है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। उस एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ Li स्क्वायर। और इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी की एनर्जी डेंसिटी होती है ना साहब, इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी डेंसिटी होगी वो होगी b स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। 2 म्यू नॉट ये एनर्जी डेंसिटी होती है। U में और I में क्या रिलेशन है? ये रिलेशन है, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। I के ऊपर स्क्वायर है ना, तो पक्का ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो बनेगा नहीं, क्योंकि I की पावर 2 आ गई है। ग्राफ कर्व बनेगा। कैसा बनेगा? तो साहब ये भी कर्व नहीं है, ये भी कर्व नहीं है, ये भी कर्व नहीं है। कौन सा कर्व है? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास में। समझ में आया? अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 21वां सवाल देखो जरा क्या है। फॉर अ करंट कैरिंग इंडक्टर, हाँ भाई काहे की बात हो रही है? ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस मींस कैपिटल M। कैपिटल M की वैल्यू है 100 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी। मिली हेनरी है, स्मॉल m मींस मिली, माइक्रो नहीं है, कभी माइक्रो को इसे, ठीक है? 100 मिली हेनरी, m हो गया हमारे पास में इतना। समझ में आया? इसके बाद देखो, हाँ भाई करंट 10 एम्पियर से घटकर कितनी हो गई? कितना चेंज आया? 8 एम्पियर का चेंज आया। बात समझ में आई? और कितनी देर में हुआ ये कांड? यानी टाइम का चेंज कितना आया? 5 सेकेंड। तो साहब M भी है हमारे पास में, DI भी है हमारे पास में, और DT भी है हमारे पास में, और हमें बताना है EMF। क्या बताना है? अगर L की फॉर्म में हमसे पूछा होता EMF का फॉर्मूला तो ये होता -L DI अपॉन DT, और अगर M की फॉर्म में पूछेगा तो ये होगा -M DI अपॉन DT। M की वैल्यू हो गई 100 इंटू 10 की पावर -3 यानी 10 की पावर -1। DI कितना हो गया? 8, और ये कितना हो गया? 5। आया समझ? पक्की बात? क्या आंसर बनेगा? 0.16 आएगा, आई थिंक यही आ रहा है, 0.16 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। मिली नहीं आएगा यार, मिली में पूछा है आंसर, कोई बात नहीं,
100 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे साहब 160 आ जाएगा। कितना आएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो मिली वोल्ट में पूछा है ना आंसर, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दी, साथ में 10 की पावर -3 लगा दिया। 1000 10 की पावर -3, एक ही तो बात है। 1000 से मल्टीप्लाई करके 10 की पावर -3 लगा दिया, तो आंसर हो गया हमारे पास में 160। कितना हो गया? सो करेक्ट आंसर इज 160 मिली वोल्ट। डन? ओके। अगला सवाल हमारा यहां से नहीं है, एसी से है। यहां बताना भी सही नहीं होगा इसे, क्योंकि यहां पूछा है करंट आगे चलेगी पीछे चलेगी, ये सब बात हम एसी में पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी सवाल हमारा एसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों, ये भी एसी के ऊपर बेस्ड है। ऐसे ही बना दोगे ऐसे तो? इलेक्ट्रॉन नजदीक जाएगा एक डायरेक्शन, दूर जाएगा कितनी डायरेक्शन होंगी? दो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? रट लिया तुमने तो भाई, भयंकर वाला है। अच्छा 42वें सवाल पर आ जाइए। मैंने कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के नाम से एक चीज बताई होगी, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। म्यूचुअल इंडक्शन कितना बढ़िया होता है, इस चीज को दिखाने के लिए कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है। म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम तब होता है जब दो कॉइल को ऐसे रखा गया हो। जरा देखकर बताओ, दो कॉइल ऐसे रखी हैं? नहीं रखी है, नहीं रखी है ना। और मिनिमम तब होता है जब 90 डिग्री पे रखा हो। ये कितने पर है? एक कॉइल ऐसे एक ऐसे, 90 नहीं है? बोलो। तो ये क्या हो गया? अब इस पर आ जाओ जरा, ये ऐसे है और ये ऐसे है, 90 डिग्री है। इस पर भी मिनिमम और इस पर भी। अगर ये दोनों मिनिमम है तो ये क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रही है भाई? ये तो परपेंडिकुलर नहीं है एक दूसरे के, ये कैसे हैं? अरे बोलो यार, नहीं आया तुम्हें समझ में? म्यूचुअल इंडक्टेंस की क्वालिटी को दिखाने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। और म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस के अंदर अगर दो कॉइल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती है ना, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत कम हो जाता है, बहुत कम, मिनिमम स्टेट में पहुंच जाता है, ऑलमोस्ट जीरो के आसपास हो जाता है। तो यहां भी परपेंडिकुलर है दो कॉइल, एक ऐसे हो गई एक ऐसे हो गई, तो यहां म्यूचुअल इंडक्टेंस कम होगा, यहां भी म्यूचुअल इंडक्टेंस कम होगा। यहां देखो दोनों कॉइल परपेंडिकुलर नहीं है, कैसी है? तो इन, हालांकि ये भी कम होती है वैल्यू, बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन इन तीनों में बात कर रखा है। काय में बात कर रखी है? इन तीनों में। ठीक है, अब देखो इन तीनों में बताओ सबसे हाईएस्ट कौन है? ये है या नहीं है? अरे बोलो। तो इसके लिए क्या होगी? मैक्सिमम। बताइए कौन सा होगा आंसर? मैक्सिमम इन सिचुएशन 1। मैक्सिमम इन सिचुएशन, बेटा समझ में आ गया? यार देखो बात मत करो, तुम सवाल बता नहीं पाओगे, फिर कोई फायदा थोड़ी होगा। हम तुम्हें उठाएंगे, सवाल पूछेंगे, भाई बता, फिर तुम यहां इधर उधर अपना लपेटे झपेटे मारोगे, कोई फायदा हो उस चीज से? मानते नहीं हो बिल्कुल भी यार। एक तो ये बहुत बड़ी बीमारी है सवाल ढूंढना इसके अंदर, कल ये खत्म कर देंगे, शुरुआत से ही लेके चलेंगे बिल्कुल, ऐसे तो हम परेशान हो जाएंगे भाई। 20वां सवाल देखो भाई, पहले 19वां ही देख लो। मैग्नेटिक ब्रेक इन ट्रेन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, गॉस लॉ होगा? और चालू बच्चे हैं भाई, बताओ। Two coils are placed close to each other. The mutual inductance of the pair of coils depends upon relative position and orientation of two coils. म्यूचुअल इंडक्टेंस का तो नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है, या एरिया पे डिपेंड करता है, या कॉइल की पोजीशंस पर डिपेंड करता है। सो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी। समझ में आया? अब यहां आ जाओ जरा, देखो पहले जरा सवाल को पढ़ो और ये बताओ कि जो ग्राफ पूछा है वो वोल्टेज के बीच में पूछा है या ईएमएफ के बीच में पूछा है? ईएमएफ और, अरे समझ आया? अब एक बात बताइए जरा, अगर मैग्नेट को पास लेकर आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा।
और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो dB अपॉन dt हो गया पॉजिटिव, और ईएमएफ में होता है नेगेटिव, होता है। फैराडे के लॉ के मुताबिक फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अगर हम मैग्नेट को नजदीक लेकर आएंगे तो डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्या होगी? पॉजिटिव। क्योंकि मैग्नेट को पास लाने से फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा। अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव में करेंगे, नेगेटिव। तो पहला ग्राफ हमें नीचे चौथे क्वाड्रेंट में मिलेगा, मिलेगा। कहां है चौथा क्वाड्रेंट? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ आया? और अगर इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज में वोल्टेज और टाइम के बीच में पूछा जाता तो ये वाला कहां होता? ऊपर, और ये कहां होता? ऐसी कंडीशन बनती हमारे पास में। बोलो। बहुत बढ़िया। 35 बाय 35 की राह पे जा रहे हो तुम लोग, बहुत शानदार बात है। ऐसा नहीं मिलेंगे 35 बाय 35। चुप हो जाओ बिल्कुल। अरे भाई चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। एक तो सवाल नहीं मिल रहा यार, तुम एक बात बना रहे हो। एसी का हो गया सवाल। $39 A metal conductor of length 1 meter rotates vertically about one of its end at angular velocity this रेडियन पर सेकेंड है, तो ये हो गई ओमेगा की वैल्यू। लेंथ हो गई हमारे पास में 1 मीटर, और साहब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये दे रखा है आपको BH। क्या दे रखा है? BH। ठीक है। आपको बताना है EMF कितना होगा, EMF कितना जनरेट होने वाला है। अब दो फॉर्मूले हमने आपको बताए थे। जब कॉइल चलती है तो BLV और घूमती है तो B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। याद है? बस वही अप्लाई करेंगे यहां पर। EMF बनेगा B L स्क्वायर बाय, कैलकुलेट करके बताओ जरा क्या आंसर आएगा। करो कैलकुलेट। B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। क्या आ रहा है? B। भाई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई आपके पास में? 2 इंटू 10 की पावर -5। ओमेगा की वैल्यू हो गई 5, लेंथ की वैल्यू हो गई 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 अपॉन में हो गया 2, ये इससे कैंसिल आउट। अरे हो गया। अब देखो ये बचा हमारे पास में 5 इंटू 10 की पावर -5 बचा। एक जीरो यहां लगा दो और इसे -5 से -6 कर दो। कर दिया? तो ये क्या बन गया? 50, और 10 की पावर -6 का मतलब है माइक्रो वोल्ट। 50 माइक्रो वोल्ट आंसर हो जाएगा। 50 माइक्रो वोल्ट इतना EMF जनरेट होगा। बोलो समझ आया? कर पा रहे हो आप, इसका मतलब यह है कि आप इस चैप्टर के सवालों को लगा पा रहे हो, समस्या नहीं है। मैं तो ढूंढा ढूंढा सवाल थक जाऊंगा भाई ऐसे। बस ऐसा है, कल ही स्टार्ट करेंगे आपका, कल माने मंडे। अब और मंडे में स्टार्ट कर रहा हूं मैं इसका क्वालिफायर राउंड। ठीक है? ये 15 क्वेश्चन का जो पार्ट है ना,
15 क्वेश्चन जो आप लोगों को दे रखे हैं, पहले ये वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये 15 क्वेश्चन पूरे चैप्टर का निचोड़ है। इससे क्या है कि चैप्टर हल्का फुल्का आपको याद आ जाएगा, फिर पूरे सैंपल पेपर इसके सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। और मंडे आपको जो बैच टाइम आपका है उसी बैच टाइम पर आना है आप लोगों को, ठीक है ना। सही।